नमस्कार। मैं हूं नवीन सिंह परमार और अभी हम लोग रेडियो सनई के स्टूडियो में बैठे हुए हैं और हमारे साथ दो मेहमान हैं। मैं उनका परिचय कराऊं उसके पहले एक छोटी सी दो पंक्ति की घटना की चर्चा करते हुए मैं अपने मेहमानों का परिचय कराना चाहूँगा। अभी पितृपक्ष चल रहा है और हमारे जो भारतीय संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसमें पितृपक्ष का काफ़ी महत्व है। और पितृपक्ष में हम अपने पितरों के तर्पण के लिए यज्ञ करते हैं, विभिन्न प्रकार का अनुष्ठान करते हैं और इस जो पितरों के तर्पण के लिए किया जाता है उसमें हमारी जो विरासत है, उस विरासत में एक बड़ी घटना है जिसकी चर्चा किए बिना पितृपक्ष की चर्चा नहीं होती है। वो ये है कि महाराजा सागर के पुत्रों के उद्धार के लिए माता गंगा पृथ्वी पर आई थी। माता गंगा को पृथ्वी पर ले आने के लिए राजा भागीरथ ने बड़ा ही घनघोर तपस्या की थी और उनके तपस्या से खुश होकर के माता गंगा पृथ्वी पर आई। और ऐसी हमारी मान्यता है कि माता गंगा के पृथ्वी पर आने के बाद राजा सागर के सभी पुत्रों और मतलब पूरे भारत कहिए सृष्टि के ऐसे लोग जिनका स्वर्गवास हो गया था, उन सारे लोगों का एक तरह से वैकुंठ धाम जाना हुआ, उनका तर्पण हुआ माता गंगा के पदार्पण के बाद। तो मैं आज इस माता गंगा की चर्चा इसलिए कर रहा हूँ कि आज हमारे जो दोनों मेहमान हैं वो उसी कड़ी के से जुड़े हुए हैं, यानी गंगा से इनका नाता है। और गंगा यानी हमारी संस्कृति, गंगा यानी हमारी सारी हमारी सभ्यता, हमारी नदियाँ। तो आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमान जय किशोर पाठक जी। मैं पाठक जी का स्वागत करता हूँ। श्री जय किशोर पाठक जी विद्या भारती के पूर्व छात्र हैं। विद्या भारती के विद्यालय से आपकी शिक्षा दीक्षा हुई और आप फिर विभिन्न उच्च शिक्षण संस्थानों में अपना शिक्षा ग्रहण करने के बाद बिहार शिक्षा सेवा के अधिकारी बने। फिर आपने स्वैच्छिक रूप से बिहार शिक्षा सेवा से अवकाश ग्रहण करके फिर आप निजी सेक्टर में औषधि निर्माण करने वाली विभिन्न कंपनियों में आप अधिकारी के तौर पर रहे। आप इंडिया हेड रहे, नेपाल के भी आप हेड रहे। बाद में आपने अपने इस व्यक्तिगत जीवन से अपने को अलग किया और अलग करके आप स्वैच्छिक जीवन में आ गए और आप अभी मूल रूप से पूरा समय देकर के, जिसको गृहस्थ संत कह ले हम, आप काम करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विचारधारा से जुड़े संगठन के आप पदाधिकारी हैं और आप पूरा समय देकर काम करते हैं। और एक संस्था है जो गंगा के उद्धार, गंगा यानी देश की सभी नदियों के उद्धार के लिए, उनकी संरक्षण के लिए काम करती है, जिसको गंगा समग्र कहा जाता है। और आप गंगा समग्र के बिहार के संगठन मंत्री हैं। आपके नेतृत्व में पूरे बिहार में गंगा समग्र के नाम से नदियों के संरक्षण, नदियों के साफ सफाई के लिए अभियान चलाए जा रहे हैं। आप गंगा समग्र के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के भी सदस्य हैं, अर्थात पूरे देश में जो नदियों की साफ सफाई के अभियान अभी संचालित हो रहे हैं उसके आप एक प्रमुख अंग के रूप में हैं। सौभाग्य है कि आप सिवान के अभी दौरे पर हैं और आज रेडियो सनई के इस स्टूडियो में हम आपका स्वागत करते हैं। दूसरे हमारे मेहमान हैं जो सिवान के लिए किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी। रेडियो सनई के हमारे श्रोता, रेडियो सनई के हमारे यूट्यूब चैनल के दर्शक, ये सारे लोग आपको जानते हैं। आप सिवान के जाने माने शिक्षाविद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपने कई मीडिया संस्थानों में संपादक स्तर की जिम्मेदारी का निर्वाह किया है। अभी आप सिवान में रह करके विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की जो तैयारियां बच्चे करते हैं, विशेषकर यूपीएससी की, उन छात्रों का मार्गदर्शन करते हैं और विभिन्न यहाँ के सामाजिक संगठनों के साथ आपका जुड़ाव रहता है। आज का ये जो हमारा ये संवाद है,
ये संवाद मूल रूप से हम अपने 3 फॉर्मेट में दिखाने वाले हैं। आप रेडियो से नहीं पर इसको सुनेंगे, रेडियो से नहीं के यूट्यूब चैनल पर आप इसको देखेंगे भी, और हमारा एक सहयोगी चैनल है द सिवान डायलॉग, उस पर भी आप इसको देखेंगे। यानी सिवान के लोगों के बीच आज का यह संवाद 3 माध्यमों से पहुंचेगा। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं वो चर्चा है नदियों के साफ सफाई को लेकर के। गंगा समग्र के संगठन मंत्री जी सिवान आए हैं, तो ये एक अवसर बना है कि इस पर चर्चा किया जाए। और संजोग है कि आज के हमारे दोनों मेहमान नदियों के साफ सफाई से जुड़े हुए हैं। तो जैसे राजकिशोर पाठक जी गंगा समग्र के साथ जुड़े हैं, उसी प्रकार से डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी दाह नदी संरक्षण अभियान से जुड़े हैं। तो हम दोनों लोगों से बारी बारी चर्चा करेंगे कि क्या हो रहा है। सबसे पहले मैं राजकिशोर पाठक जी से आग्रह करूंगा कि आप गंगा समग्र क्या है और गंगा समग्र क्या कर रहा है, इस पर आप हमारे श्रोताओं को, हमारे दर्शकों को बताएं। रेडियो स्नेही के दर्शकों को मेरा प्रणाम। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 2012 में जल की स्थिति को देख के ऐसा मन बनाया, जो कि उसके पिछले 2-3 वर्षों से 2008-7 में शंकराचार्य, महामंडलेश्वर, संतों महंतों का लगातार हमारे पूजनीय सरसंघ चालक जी से निवेदन होता था कि नदियां विलुप्त होने की स्थिति में है, बड़ी गंदी स्थिति में है, संघ ही कुछ काम कर सकता है। इस निमित्त 2011 के प्रतिनिधि सभा में गंगा समग्र की योजना बनी और वहां से काम हो रहा है। तो रात में यह विशेष कार्य के रूप में काम कर रहा है, या गतिविधि में आ गए हैं। शुरू के दिनों में और आज तक तो गंगा समग्र के 2 घोषवाक्य है, अविरल गंगा, निर्मल गंगा। यहाँ अविरल गंगा से गंगा का संदर्भ नहीं, गंगा वो सारे जल स्रोत। हमने जल को वाटर बॉडीज नहीं कहा, हमने जल को जल तीर्थ कहा जी। छोटी नदियां, बड़ी नदियां, तालाब, पाइन, पोखर, सब में जल है, सब अविरल रहेंगे और सब निर्मल रहेंगे और पीने योग्य पानी मिलेगा, तो हमारा ये समाज रहेगा। महाभारत के तो विश्व पर्व में कोई 150 नदियों के नाम है, श्लोक है उसमें, विश्व मातरा सर्वा पुण्यस्तु माफला। वो पुण्य देने वाली माता है, सबों की माता है, पूरे विश्व की जननी है। इस तरह माँ अपने बच्चों को दूध पिलाती है, तो नदियां हमें जल के रूप में सिंचित है। सुनने में ये बहुत छोटा सा चीज लगता हो, लेकिन जब हम उसके विशद रूप में कहा, अंदर से अंतर्मन से ध्यान करते हैं, तो लगता है सही में नदियां नहीं होती, जल ना होता तो वृक्ष नहीं होते, खेती नहीं होती, हम अनाज कहाँ से खाते, पानी कहाँ से पीते, और हमारा अस्तित्व, हम अस्तित्वहीन हो जाते। इन्हीं विषयों को लेकर गंगा समग्र का काम होता है। हमने कहा प्राचार्य का दिन है पितृपक्ष का, तो पितृ प्रीति मापन्ने प्रियंते सर्व देवता। ऐसे सब देवताओं को खुश करने के लिए माँ गंगा का अवतरण राजा सगर ने 4 पीढ़ियां ने की। आख्यानों में है, गंगा गंगेति युप्रियात् योजना नाम सतैरपि मुंचते सर्व पापेभ्य विष्णु लोकम सगच्छति। ऐसे माँ गंगा का नाम ले लेने मात्र से इसकी मुक्ति हो जाती है। माँ गंगा का स्वयं अवतरण करना पड़ा है उनके मुख से। तो आज गंगा और सहायक नदी बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। पुनः इसकी मान मर्यादाओं को समझना होगा। इसके लिए बाहर से हम सबों को जगना होगा, संपूर्ण समाज को जगना होगा। सिवान में जो दाह की स्थिति है, तो दाह के लिए सिवान के लोग को जगता हो, समस्तीपुर के लोग के जगने से नहीं होगा। सिर्फ नदियों के उस समाज को जहाँ उसका लाभान्वित होते, वो समाज जगना होगा। अच्छी बात सबसे अच्छी लगी सिवान आने के बाद कि दाह पे काम हो रहा है। शुरू से दाह की मेरी यात्रा, वो अभी किरण जी, डॉक्टर साहब, रजनीश जी, ऐसे नवीन जी, वैसे ऐसे लोग दाह नदी के पुनर्स्थापन के लिए बहुत काम हो रहे हैं। सप्ताह में रोज 1 दिन 2 दिन जाके सफाई करना। जलकुंभी ठीक है, अभी बरसात के दिन है तो जलकुंभियों का थोड़ा ज्यादा आना जाना, लेकिन समाज अगर चाहेगा तो जलकुंभी इसका भी निष्पादन होगा, सफाई हो जाएगी। और समाज को एक बार खड़ा होना होगा, खड़ा होकर सरकार के पास भी जाना होगा
जब समाज और राज दोनों समग्र रूप से जब खड़ा होते हैं तो एक बड़ा ही अच्छी दृष्टि नदियों की आ सकती है, ऐसी संभावना दिखती है। तो इसके लिए एक बार संपूर्ण समाज और इसमें सीमांत के समाज को आगे आना होगा। जी, तो जैसा कि मतलब मैं बताना चाहूँगा आपको कि आप सिवान में आप स्वयं 2-3 दिन से रहकर देख भी रहे हैं कि सिवान में दहा नदी को लेकर के काम शुरू हो गया है। गंगा समग्र जो चाहता है कि समाज नदियों की सफाई के लिए आ गया है, तो सिवान पहल कर चुका है और हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच उस अभियान के जुड़े प्रमुख आधार स्तंभ हमारे आज के इस संवाद में उपस्थित है। तो मैं डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी का स्वागत करते हुए मैं संक्षिप्त में जानना चाहूँगा कि अभी दाहा नदी संरक्षण अभियान जो चल रहा है आप लोगों के देख रेख में, उसमें क्या हो रहा है, फिर क्या योजना है भविष्य की? ये हम लोग के साथ क्या है कि हमारी जो विद्याभवन की महिला प्राचार्या हैं, महिला विद्यालय की जो प्राचार्या हैं रीता कुमारी मैडम, उनके नेतृत्व में हम लोग अभियान चला रहे हैं। हम लोग जाते हैं, विभिन्न घाटों की सफाई करने जाते हैं और सफाई का मूल जो मंत्र रहता है कि वहाँ हम सफाई करें और समाज को एक संदेश दें और प्लस साथ में जो आसपास में लोग रहते हैं उनको भी जागरूक करते हैं कि ये नदी आपकी है, नदी के बिना हमारा अस्तित्व खत्म हो सकता है और अभी जो जलवायु परिवर्तन की जो चुनौतियां आ रही हैं उसमें नदी का अस्तित्व बहुत जरूरी है। तो उसके लिए आप नदी के महत्व को समझें, नदी को गंदा न करें और अपना जो प्रयास है वो करें ताकि नदी स्वच्छ रहे। इसके लिए हम लोग सबको जागरूक कर रहे हैं, सबको अवेयर कर रहे हैं और अपनी बातें समाज को तक पहुँचा रहे हैं। तो अभी जो अभियान चल रहा है तो इस अभियान मतलब अभी तो पूरे समाज का अभियान है, सिवान जिले के लिए अभियान है। तो आप हमारे इस रेडियो से नहीं, हमारे दोनों चैनलों के माध्यम से आप सिवान के लोगों को अगर कोई संदेश देना चाहें। सर, अभी आदरणीय पाठक जी ने कहा कि जहाँ भी नदी संरक्षण की बात आती है या नदी के पुनर्जीवन की बात आती है तो उसमें समाज की भी बड़ी भूमिका है जी। सरकार की भूमिका, समाज की बड़ी भूमिका और रिजल्ट तभी आएगा जब दोनों मिलकर काम करेंगे। तो समाज अपने लेवल पर भी अपना प्रयास करे ताकि एक बढ़िया रिजल्ट उसका आए और लोग भी सचेत हों और लोग जब सचेत होंगे निश्चित तौर पर प्रशासन भी सचेत होगा और नदियों की सफाई होगी तो वो नदी हमारे लिए बहुत लाभदायक होगी। चलिए, अच्छा है। मैं श्री जयकिशोर पाठक जी से जानना चाहूँगा कि गंगा समग्र के माध्यम से, जैसे अभी मेरे पास जो जानकारी है कि अभी आप जो 2-3 दिन थे सिवान के एक प्रमुख शिक्षण संस्थान महावीर सरस्वती विद्या मंदिर में आपने छात्रों के साथ संवाद किया, तो इस प्रकार के और भी आप कार्यक्रम गंगा समग्र के द्वारा अलग अलग आयाम बनाकर किए जाते हो। गंगा आरती की बात आपसे बातचीत के क्रम में पता चली कि एक हमारा प्रयास है, तो गंगा समग्र का काम करने का तरीका क्या है, ये थोड़ा सा आप हमारे गंगा समग्र अपने शुरू के ही दिनों से अपने कुछ आयाम बनाए जी। कोई भी संगठन काम करती है तो कुछ वर्टिकल्स होते हैं, वर्टिकल्स पे उसे आयामों पे मेरे एक प्रमुख आयाम है, ऐसे 15। जैसे आरती एक आयाम है जी। आरती समाज में श्रद्धा का जागरण करता है। एक बार समाज नदियों के किनारे वाले व्यक्तियों का जब श्रद्धा का जागरण होगा तो शायद गंदगी कम लगेगा, यहाँ आरती करते हैं, यहाँ कैसे कचरा है। फिर एक घाट आयाम, समाज के साथ सहयोग करके सरकार से मिलकर घाट का निर्माण करना। बहुत जगह घाट बनी हुई है तो उसकी घाट की साफ सफाई हो, नियमित सफाई हो, वहां के जो आसपास के लोगों को बना ऐसा समिति बना के जो कोई गंदगी ना करें। सहायक नदी एक आयाम है, इस सहायक नदियों की बात अभी चल रही है क्योंकि गंगा बड़ी नदियां तो बड़ी नदियां हैं, उनको पानी कौन देता है? यही छोटी नदियां देते हैं, कुएं, यही तालाब, यही हमें देते हैं समय पर पानी। और फिर मैं जब बाढ़ का समय आता है जब मेरे पास, तो मैं उनको वापिस लौटाता हूँ। तो इन सहायक नदियों पे काम करें। सिवान में 2 प्रमुख नदियां हैं, एक दाहा एक धमई, दोनों पे काम हो रहा है। सौभाग्य से यहाँ के जागरूक नागरिक कर रहे हैं। एक आयाम है युवाओं के बीच खड़ा करने के लिए गंगा वाहिनी, क्योंकि हमारा आपका समय जो 50 साल के हो गए वो तो उनसे बहुत अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो एक युवा वर्ग 20-22 साल 18 साल 24 साल का युवा वो तैयार हो, क्योंकि आने वाला समाज और आने वाली चुनौतियां उनके लिए बहुत बड़ी है।
तो इस समाज में उस चुनौतियों को लेकर जब वो खड़ा होंगे तो कारगर और निर्णायक कदम उठाए जा सकते। इस तरह महिलाओं के बीच हमारे गंगा सेविका आयाम है, वैसे ही हमारा शिक्षण संस्थाओं पे कार्यक्रम है। शिक्षण संस्थाओं में जाके इस तरह का एकेडमिक डिस्कोर्स करना, संवाद का कार्यक्रम करना आगे की मेरी योजना है। सबसे भी बात करूंगा कि जैसे यहाँ के 10-5 बड़े जो विद्यालय हैं, महाविद्यालय हैं, आयुर्वेद कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज भी है, वहां जाके एक स्वस्थ नदियां, स्वस्थ समाज, ऐसा विषय को लेके परिसंवाद हो महीने में। इस तरह 3-4 परिसंवाद से 3-4 बड़े संस्थान भी जुड़ जाएंगे और समाज और विद्यार्थी भी जुड़ जाएंगे। क्योंकि नदियों का जल का जो सबसे बड़ा प्रदूषण का काम है वो है खेती। खेती में आजकल जैविक खेती पर लोग उससे विमुख हो गए। तो जैविक खेती के लिए फिर से समाज वापिस आए, लौटे, तब हमारा वो जो भूजल है, भूजल का जो स्तर है वो ठीक भी रहेगा और ये जो जलीय जीव है उनको भी प्राण मिलेगा। वो कृत्रिम जो खाद्य है उनसे उनके जीवन पे बहुत कठिनाई है। तो एक जैविक खेती हमारा आयाम है। अब चूंकि काम करते हैं तो अब पहले था संग्रह करता था कि काम कर दरिया में फेंक, अब नहीं, काम कर अब ढिंढोरा पिटा। आज रेडियो से नहीं, मैं इसलिए बैठना पड़ा। हम जो करते थे वो लोग समाज मुझे समाज को बताना होगा हम ये कर रहे हैं। इसे ढिंढोरा भी पिटवाने से प्रचार आयाम है हमारी। उसी तरह नदियों में बहुत सारी इंक्रोचमेंट है, बहुत सारे एक्टिविस्ट को आगे आना होगा, आरटीआई करनी होगी। इसके लिए एक हमारा विधि आयाम है, उसे विधि है। इस तरह के कोई 15 आयाम है हमारे और उन आयामों पे काम हो रही है, कहीं पे ज्यादा कहीं पे कम। सिवान एक प्रमुख जिला है, उत्तर प्रदेश से सटा हुआ जिला है और एक ऐसा जिला है जिसने मूर्धन्य लोगों को दिया है, उस मूर्धन्य लोगों की धरती है। डॉक्टर साहब के नाम तो सब जानते हैं, जयप्रकाश को जयप्रकाश बनाने वाले ऐसे प्रभा देवी, ऐसे गांधी को बुलाने वाले, ऐसे किशोर बाबू, ऐसे लोगों की धरती है। और यहाँ मुझे नहीं लगता है कि दाह नदी बहुत विलंब करेगा। 1-2 साल में दाह अपने उनकी जो धारा थी वो स्थापित होगी, ऐसा मेरा विश्वास। चलिए, डॉक्टर गणेश दत्त पाठक जी, आप दाह संरक्षण अभियान से जुड़े हैं। दाह का कहिए कि 60 से 70%, मतलब 50 से 2% हिस्सा जो है अपने सिवान से होकर के ही गुजरती है। और सिवान मध्य में है, गोपालगंज और छपरा के दाह इन्हीं 3 जिलों से होकर के गुजरती है। गोपालगंज से शुरू होती है और छपरा में जाकर के ये हो जाता है, उसका सहयोग में समाहित हो जाती है। तो और हमारा कार्यक्रम यूट्यूब के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से तीनों जिला के लोग सुनते ही हैं। और भी जो लोग हैं सिवान से जुड़े हैं, बाहर हैं, हम ऑनलाइन भी हमारे रेडियो को सुना जाता है। देश में काफी श्रोता है जो सिवान के हैं, सुनते हैं। मैं चाहूंगा कि आप अपने अभियान के संबंध में आपने अच्छी बताया, आप सिवान के लोगों से क्या अपेक्षा रखते हैं इस अभियान से, वो कैसे जुड़ सकते हैं, ये सारी चीज अगर आप चाहे आप कोई सलाह देना चाहते हो। अब सब जगह तो आप पहुंच नहीं सकते हैं। नदी हसनपुरा से भी गुजरती है, नदी चैनपुर से होकर भी गुजरती है, तो क्या लोग कर सकते हैं इस पर अगर आप संक्षिप्त में थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा कि जो हमारी प्राचार्य हैं 10 साल पहले शूट किया था, उस समय दाह नदी में करीब करीब 25-30 तरह की मछलियाँ उस समय थी। लेकिन आज के डेट में आप जाएं तो देखें तो पूरा एकदम वहाँ पे जलकुंभी और ये सब चीज़ें, पूरी नदी पूरी तरह तबाह हो चुकी है। और सब लोग कचड़े भी फेंकते रहते हैं, कुछ आस्था के नाम पे भी वो करते रहते हैं। आस्था का सामान होना चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि हम कचरा वो उसी में फेंक, नदी में फेंकें। तो इसलिए जरूरी है कि सभी लोग थोड़ा सचेत हो, जागरूक हों और नदी में सबसे पहला बात की कोई भी गंदगी न फेंके। और नदी के आसपास अगर आप रहते हैं तो पहले एक जमाना था कि दाह नदी एक पूरा इस जो किनारे का जो पूरा एरिया है उसके लिए सामाजिकता और सांस्कृतिक जो उसका आयाम था, उसकी एक बहुत बड़ी भूमिका दाह नदी की होती थी।
जी। आज वहाँ छठ पूजा भी होता था, कई लोग भी लगते हैं कितनी गंदगी नदी में कैसे होकर है। दर्जनों बड़े मंदिर हैं दहान नदी के तट बिल्कुल। पर। उसे एक जमाने में वो सामाजिक और सांस्कृतिक जो हमारा आयाम था, केंद्र था, समाज का हाँ। केंद्र था वो दहान। तो वहां पर भी है कि सबसे पहले तो ये कि नदी के महत्व को समझे, नदी के प्रति अपनी आस्था को बढ़ाएं और नदी के संरक्षण में योगदान जो हो सकता है, सबसे पहले एकदम से आप कचरा ना फेंकें, आप उसके किनारे रहते हैं, उसके किनारे पेड़ लग रहा है उसके लगाने में सहयोग करें और लोगों को भी बताएं कि नहीं आप नदी अपनी है, इसका अस्तित्व हमारे अस्तित्व से जुड़ा हुआ है, इसलिए हम लोग मिलकर सम्मिलित रूप से प्रयास करें, तो इसमें हर कोई अपना भूमिका निभाए, ये बड़ी बात। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक विशेष बात थी, नदियों के किनारे हम नदियों पे आश्रित, ये दोनों समाज बहुत महत्वपूर्ण है नदियों के संरक्षण के। जी। एक नदियों का जो आश्रित समाज है, पंडा, पुजारी, नाई, केवट, मल्ला, ये नदियों की जीवंतता को, उसकी कंटिन्यूटी के लिए एक प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं और साथ साथ उनके किनारे बसने वाला जो सभ्य समाज है, नागरिक है, क्योंकि नदियों की अपनी एक सांस्कृतिक, सामाजिक और आर्थिक इकाई है। समाज के अन्य जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन अलग है, लेकिन नदियों के अलग है, तो ये परस्पर एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। इसको ध्यान में रख के अगर हम काम करें तो शीघ्रता लगे आएगी और नदी हमारी धार जरूर से साफ होगी, ऐसा मेरा भी विश्वास है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का। आपने अपना समय निकाला हमारे इस संवाद के लिए, और ये संवाद हम लोगों ने सिवान के लोगों के लिए किया, क्योंकि दहा नदी सिवान की प्राण है और सिवान की पहचान है। तो आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, आप हमें निश्चित रूप से बताएं। मैंने जैसे पहले भी बताया था कि आप यह कार्यक्रम हमारे रेडियो से नहीं पर तो सुनेंगे ही, आप हमारे रेडियो से नहीं कि यूट्यूब चैनल पर भी देखेंगे, और हमारा एक सहयोगी चैनल है सिवान डायलॉग, उस पर भी देखेंगे। और आप अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो रेडियो से नहीं का नंबर तो आपके पास है ही। इसके अलावा स्क्रीन पर जो हमारे नंबर चल रहे होंगे, आप उस नंबर पर भी आप सुझाव दे सकते हैं। और आप अगर इस दहा नदी संरक्षण अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो रेडियो से नहीं आपका स्वागत करता है, क्योंकि हम भी दहा नदी संरक्षण अभियान के एक हिस्सा हैं। आज का यह कार्यक्रम करने के पीछे का मकसद भी यही था कि दहा नदी संरक्षण अभियान जिन लोगों ने भी शुरू किया है वो बधाई के पात्र हैं। रेडियो से नहीं, उनके कदम में कदम मिलाकर के चलने के लिए प्रतिबद्ध है। तो आप अगर हमारा ये कार्यक्रम किसी भी फॉर्मेट में सुन रहे हैं, रेडियो पर सुन रहे हैं या चैनल पर देख रहे हैं, और आप अगर दहा नदी संरक्षण अभियान, धमई नदी के संरक्षण अभियान से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमसे संपर्क करें। हम आपसे संपर्क करके फिर आपको हम बताएंगे कि आप हमारे इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं। जब तक के लिए आप सभी को मेरा नवीन सिंह परमार का नमस्कार, और आप जहां भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें, रेडियो से नहीं सुनते रहें और हमारा चैनल देखते रहें। धन्यवाद।